बच्चों मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड फिशन होता है, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक होता है, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कार्ब कैटाइन, कार्ब एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं लेकिन होते वो भी हैं। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था कल की लास्ट हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट में आपको याद आ गया होगा, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, डीलोकलाइजेशन सॉरी परमानेंट इफेक्ट है और सिग्मा बॉन्ड पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है या डिस्प्लेसमेंट है स्लाइट, जिससे पार्शियल चार्जेस आते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सीएच बॉन्ड को माना गया है नो और जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में नो इंडक्टिव है, दैट मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव हो सकता है। दो तरह के ग्रुप में एक माइनस आई ग्रुप थे जिसमें हेलोजेंस थी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या NO2, CN, COH, हेलोजेंस फॉलोड बाय OH फॉलोड बाय NO OH के बाद C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 एंड लास्ट C डबल बॉन्ड C। ये सारे माइनस आई के ग्रुप है। प्लस आई में आपने एल्काइल ग्रुप पढ़ा। कल हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। पहला एप्लीकेशन हमने कहा था कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है। जैसे हमने कल ये कहा था कि ये जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज है, तो ये कार्बोकैटाइन है और इस कार्बोकैटाइन की बाकी वैलेंसीज हैं। अब ये कंपैरेटिव है, कंपैरिजन करना है, अनस्टेबल ये भी है, अनस्टेबल ये भी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन अगर कहीं प्लस आई का ग्रुप होगा अटैच, तो आपको ये याद करना है कौन से ग्रुप प्लस आई के हैं। तो अगर कभी प्लस आई का ग्रुप लगा होगा, प्लस आई का ग्रुप इलेक्ट्रॉन आगे देगा और जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो ये वाला चार्ज कम हो जाएगा और अगर ये चार्ज कम हो जाएगा, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और बाई चांस इस पोजीशन में माइनस आई लगा है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने पे ये प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और अगर चार्ज बढ़ गया, कोई भी चार्ज बढ़ता है वो अनस्टेबल कर देता है, प्लस चार्ज स्टेबल करेगा और माइनस चार्ज अनस्टेबल। मतलब क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर मैंने यहां लिखा है, सपोज यहां सब सेम मान लिया H लगा है, तो बेटा अगर मैंने ये कहा है CH2 पे प्लस है और यहाँ पीछे एक ग्रुप लगा है, लेट सपोज वो CH3 है, तो ये CH3 प्लस आई है और ये CH2 पे प्लस लगा है और यहाँ पीछे जो ग्रुप लगा है दैट इज NO2 ग्रुप या और कोई ग्रुप। तो NO2 में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन छीनता है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, दैट इज दिस इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल कौन से हो जाएंगे बेटा, वो स्टेबल हो जाएंगे जिनमें स्टेबल वो हो जाएंगे जिनमें चार्जेस कम हैं और अगर चार्जेस कम हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। होप सो क्लियर है। तो और कोई एग्जाम्पल अगर डाउट है तो एक बार और देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ CH3, CH2, CH2 एंड CH2 प्लस है, ये हमने लास्ट में किया था, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ये रहा CH3 CH फिर CH2 CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है और ये रहा CH3C CH3 CH3, तीनों में कार्बन का नंबर बराबर है, बट एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है। तो यहाँ टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी। 1 डिग्री कम स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री और ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है बच्चों, आई होप सो आपको क्लियर है। रीजन क्या है कि ये जो 3 डिग्री है इसमें इधर से और इधर से तीनों तरफ से प्लस आई लगा है, प्लस आई ज्यादा लगे हैं और ऑब्वियसली प्लस आई ज्यादा लगे हैं या वेरी गुड बेटा, बल्की एंड ब्रांच का कंसेप्ट है, तो बल्की तो नहीं कहो क्योंकि बल्कनेस तो बराबर है, ब्रांचिंग कंसेप्ट है, तो यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है तो ये चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ ब्रांचिंग कम है तो थोड़ा मतलब यहाँ 3 थे यहाँ 2 ही हैं, तो ऑब्वियसली प्लस आई थोड़ा है और यहाँ प्लस आई इससे भी कम है और प्लस आई अगर कम लगा है तो ऑब्वियसली यहाँ चार्ज ओवरऑल इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा है और यहाँ कम, यहाँ सबसे कम, और इसीलिए ये स्टेबल कम है, ये ज्यादा और ये। तो चार्ज एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारा लास्ट पॉइंट कल हुआ था इंडक्टिव में।
नेक्स्ट आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। ये तो कल का ही टॉपिक हम कर रहे थे कि इंडक्टिव में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो याद रखना है बच्चों, इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ इसे जरा सुन लीजिए और इस पॉइंट को जरा फॉलो करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास रिएक्टेंट होता है, वो इंटरमीडिएट में चेंज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट होता है, वो इंटरमीडिएट में चेंज होता है, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। बाई चांस किसी रिएक्शन में कई इंटरमीडिएट बन सकते हो, ये भी दिखाऊंगा कैसे। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, 4 इंटरमीडिएट बन सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे अभी मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिखाया, तो सपोज ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा ध्यान रखिएगा, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कॉमन सेंस है इन सब में यही सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेबल मैंने माना है। सपोज कि सी वाला स्टेबल है, तो अगर सी वाला स्टेबल है तो सी वाला सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्टेबल चीज ही ज्यादा बनेगी। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा है तो इन सबको तो प्रोडक्ट में जाना है, तो प्रोडक्ट भी इस सी वाले का ही ज्यादा बनेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रहे हो तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। और अगर उसका प्रोडक्ट ज्यादा बना है, इसका मतलब उसका जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टिव था। इसका मतलब जो उसका रिएक्टेंट है वो क्या है, रिएक्टिव। फिर से समझो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये 4 कार्बन की चेन है और इसमें एक कार्बन ये लगा है। सपोज दैट हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये हाइड्रोजन हटेंगे और इसकी जगह हेलोजन आ सकती है। क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं भाई ये हाइड्रोजन हटेंगे, हेलोजन आएंगे। अभी हमने कहा सिर्फ एक ही हेलोजन आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहेलोजिनेशन, कि एक हेलोजन आ सकती है, देन इट इज टर्म्ड एज मोनोहेलोजिनेशन। तो बच्चों अब मैं कह रहा हूं कि कौन सा हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लाऊं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं, ये हटाऊं या ये हटाऊं, कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं? तो आपने क्या करना है, आपने इसके 3 इंटरमीडिएट बना के देखने हैं। एक्चुअली ये धीरे धीरे नॉलेज आएगी, ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल 3 आप बनाएंगे। ये रिएक्शन सनलाइट जब होती है तो फ्री रेडिकल दिखाते हैं, तो बेटा ये फ्री रेडिकल इसके 3 आ गए। तो शायद आपको समझ में आया हो, ये वाला फ्री रेडिकल 3 डिग्री है, ये वाला फ्री रेडिकल 2 डिग्री है और ये वाला फ्री रेडिकल 1 डिग्री है। क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री कार्बन तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आपको अगर ये पता है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजरते हैं, कार्बोकैटायन में भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फ्री रेडिकल में भी कमी है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कहने का मतलब यहां पे इस रिएक्शन में ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दीज 3। और अगर बेटा ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये ज्यादा अवेलेबल होगा और आगे इससे कंपाउंड ज्यादा बनेगा, यानी यहां हेलोजन लगेगी ज्यादातर। दैट मींस अगर 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 100 में 60-70 यही होंगे, मैक्सिमम ये बनेंगे, उससे कम ये बनेंगे, उससे कम ये बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट स्टेबल था उसका प्रोडक्ट ज्यादा बना। और आप डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हो कि इन तीनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड जल्दी रिएक्ट किया। अरे बेटा अगर इसका प्रोडक्ट ज्यादा बना है, अगर इसका प्रोडक्ट ज्यादा बना है तो यही बॉन्ड जल्दी टूटा होगा, दैट मींस ये बॉन्ड जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट हो गए, क्या हुए यहां से देखें, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा, और जो इंटरमीडिएट स्टेबल है वो शुरुआत में उसका जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा, वो जल्दी ब्रेक करेंगे ये मानेंगे, उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये जरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट करके लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है। इफ मोर देन 1 इंटरमीडिएट कैन बी फॉर्म्ड, इफ मोर देन 1 इंटरमीडिएट कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकते हो
if more than one intermediate can be formed, comma stable the intermediate, इन दोनों में, इन सब में जो भी ज्यादा स्टेबल है, if more than one intermediate can be formed, comma stable the intermediate, जो भी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, more its formation, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा more its formation, वो इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, कॉमा more its product, उसी का प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा, मोर इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट है, इन सबको प्रोडक्ट में जाना ही जाना है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल है उस इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा, मोर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, उतना प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एंड मोर रिएक्टिव इट्स रिएक्टेंट, मतलब इट्स रिएक्टेंट कहने का मतलब वो वाला जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव इट्स रिएक्टेंट, वो वाला बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिससे इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। क्लियर है? कोई डाउट है? बताइए। ये वाला पॉइंट लास्ट वाला समझ में आया कि मैंने एग्जांपल बताया था, और ये वाला पॉइंट मैं आपसे बार बार अप्लाई करवाऊंगा, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। मैं आपसे कहूंगा देखो भाई, रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेबल है, और जब भी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब इसको भी ना हम कुछ ना कुछ फनी में चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, जिससे कि ये पॉइंट आपके दिमाग तक बस जाए, समझ में आए, ठीक है। तो पॉइंट समझो। सपोज दैट आपने सोचा कि कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में तो कुछ होना नहीं है, बिजनेस करते हैं। सपोज आपने सोचा हम वुडन वर्क का काम कर रहे हैं, तो आप रॉ मटेरियल वुड खरीद के ले आए, पेड़ खरीद लिया आपने, और एक बहुत स्टेबल आपने पेड़ खरीद लिया, इतना स्टेबल ये पेड़ है कि आरडीएक्स रख के भी आप कुछ करें तो भी इसका कुछ ना हो रहा है। तो अगर आप एक ऐसा पेड़ ले आए हैं जो आरडीएक्स से भी नहीं टूट रहा, कट रहा, क्या आप इससे कोई भी चीज और बना के बेच पाएंगे? समझ में आ रहा है? क्या इससे कोई फर्नीचर बनेगा? अगर ये कट ही नहीं रहा, ये तो पत्थर की तरह है, ये टूट ही नहीं रहा, तो इससे आगे कुछ नहीं बनेगा। यानी अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है तो इससे प्रोडक्ट ना बनेगा। भैया जब बहुत स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल है। तो भैया आप लकड़ी ले आए थे, लेकिन वो जो वुड थी बहुत स्टेबल थी, कट ही नहीं रही थी, प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, इससे आप कोई भी चीज बना के नहीं बेच सकते थे, फर्नीचर या कुछ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हुआ कि अगर कोई भी रिएक्टेंट स्टेबल हुआ, रिएक्टेंट, अभी मैं इंटरमीडिएट नहीं कह रहा हूं, समझना, अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल हुआ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? जो भी रिएक्टेंट स्टेबल है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, और जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसका प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा। कोई डाउट? क्लियर है? जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में हम कह रहे हैं कि 20 बच्चे इनर्ट है, मतलब इनर्ट, वो किसी काम में नहीं है, ना पढ़ने में, ना लड़ने में, ना किसी, इनर्ट है, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, मंदबुद्धि बालकों की तरह, ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए बैठे चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो वो बच्चे हमारे लिए क्या हो गए? इनर्ट। समझ में आया? उनसे आगे किसी चीज की उम्मीद करेंगे? किसी की उम्मीद नहीं करनी। तो अगर कोई रिएक्टेंट बहुत स्टेबल हुआ तो कुछ नहीं होगा। अब ये वाला पॉइंट कई बार बच्चों को कंफ्यूज करा देता है। क्या करा देता है कंफ्यूज? वो कहते हैं आप ही ने तो कहा था जो स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, जो स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन पूरी बात बोलो। मैंने कहा था जो रिएक्टेंट स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उससे प्रोडक्ट नहीं बने। रिएक्टेंट, बेसिकली रिएक्टेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल है और बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब आपने जब अकल आ गई तो आप दोबारा खरीद के लाए, अब की जो आप वुड का टुकड़ा लाए वो अच्छा क्वालिटी का है, आसानी से कट रहा है, आप ये पेड़ फिर से खरीद के लाए, फिर आपने इससे स्लाइस किए, ये जब स्लाइस किए तो पता चला भैया इसमें जो 4 टुकड़े बन रहे हैं उसमें एक टुकड़ा सिर्फ गोल बन रहा है, बाकी तो काटते समय कट फट के रेक्टेंगुलर शेप के 3 बन रहे हैं, मान के चल रहे हैं, और इसको जब गोल करने की कोशिश कर रहे हो फिर टूट जा रही है ये वुड, तो गोल एक ही बन रहा है, 3 रेक्टेंगुलर बन रहे हैं। समझ में आया? जो ये बने हैं इसी को आप थोड़ा सा और रिफर्बिश करके या थोड़ा सा ऑर्नामेंट या आप इसी की गार्निशिंग करके आगे बेचेंगे। तो आपने ये थोड़ा सा कट किया है, ये चीज बन गई है। अब आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप के 3 पीस हैं और सर्कुलर शेप का 1 पीस है।
इन्हीं की पॉलिशिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनना है। किसका फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? इट इज अ कॉमन सेंस। सर्कुलर प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, सर्कुलर प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अबे सर्किल होंगे तो बनेंगे ना, नंबर आएंगे तुम्हारे सर्किल में अगर ऐसी बातें करोगे। ठीक है, टीचर देगा सर्किल में नंबर तुम्हें। जब रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल हैं ये, तो इसी की पॉलिशिंग करके यही ज्यादा, यहाँ इसके बाद तो पॉलिशिंग बची है, तो इसकी पॉलिशिंग करके ये ज्यादा। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों में, सर्किल और रेक्टेंगल में कौन ज्यादा स्टेबल? रेक्टेंगल, तभी तो ज्यादा अवेलेबल। और अगर रेक्टेंगल स्टेबल है तो आगे रेक्टेंगल का ही प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। पॉइंट समझने की कोशिश करो। पॉइंट क्या है? अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो इंटरमीडिएट ज्यादा अवेलेबल है, और जो ज्यादा अवेलेबल है उसी की गार्निशिंग करके प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेबल तो प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट स्टेबल तो प्रोडक्ट कम। ये जरा ध्यान रखिएगा। कई बच्चे कहते हैं यार, कभी कहते हो स्टेबल है तो कम बनता है, कभी कहते हो स्टेबल है तो ज्यादा बनता है। तो भैया दिमाग लगा ले, रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इंटरमीडिएट स्टेबल कहने का मतलब है, इंटरमीडिएट से बीच की चीज होती है जो रिलेटिव देखी जाती है कि तीन इंटरमीडिएट है, इन तीन में से कौन सा स्टेबल। तो जो इंटरमीडिएट रिलेटिव ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बन गया है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? तो जब रिएक्टेंट स्टेबल तो प्रोडक्ट कम, जब इंटरमीडिएट स्टेबल तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये कंसेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो मैंने लाइन डिक्टेट की है उसको पढ़ के देखिए। मैंने लाइन डिक्टेट की थी आपको समवॉट ऐसे कि इफ मोर देन वन रिएक्ट इंटरमीडिएट कैन बी फॉर्म, देन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मोर इट्स फॉर्मेशन, एंड मोर रिएक्टिव इट्स रिएक्टेंट, उतना ही उसका रिएक्टेंट ज्यादा होगा, एंड मोर इट्स प्रोडक्ट, उसी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उसी का रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इफ रिएक्टेंट इज स्टेबल, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो, इफ रिएक्टेंट इज स्टेबल देन it will not react, product will be least. If reactant is stable then product will be least, वो रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज द कॉमन सेंस। चलिए, ये पहला इफेक्ट हुआ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट का नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बच्चों से सबसे ज्यादा गलत होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, तो आर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परमानेंट इफेक्ट है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, और इसमें होता क्या है? इसमें होता है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी डीलोकलाइज हो जाते हैं, पता ही नहीं है उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी लोकेशन एक्चुअल में नहीं पता है। ये कहला रहा है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है ना, बस इसे सही से आपको समझना है। ठीक है, आपको क्या समझना है? पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, और जो बच्चा इसे कैच कर गया उसे तुरंत मीजोमेरिक आ जाएगा। इसको कैच करना बड़ा देख, अधिकतर बच्चे मैंने देखा बस खाली रटते हैं कि मीजोमेरिक यहाँ लगेगा यहाँ नहीं, उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। मैं चाह रहा हूं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो रटा तो मैं भी आपको दूंगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट से सोच के देखिएगा। कंसेप्ट में क्या सोचना है, पहले ये बताइए कि आपको याद है कि ये एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, इसका ये ऑर्बिटल खाली है, इसका ये ऑर्बिटल खाली है। क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन सकता है? कैन बॉन्ड फॉर्म और नॉट? समझ में आ गया? अगर दोनों भिखारी हैं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। गुड। क्या इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, बॉन्ड बन सकता है? दोनों ही तुर्रम खाम बने पड़े हैं तो लोन पेयर रिपेल करेंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड कब बनेगा? ये ए एटम है, ये बी एटम है, या तो इसका ऑर्बिटल खाली और इसके पास लोन पेयर हो तो बॉन्ड बन सकता है, या इसका उल्टा, इसके पास लोन पेयर हो और ये खाली हो तो भी बॉन्ड बन सकता है।
या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो तो भी बॉन्ड बन सकता है। तो इन 3 कंडीशन में बॉन्ड बन सकता है। इन 2 कंडीशन जो पहले बताई थी इनमें बॉन्ड नहीं बन सकता। बस ये जरा दिमाग में रखिएगा। बोलो क्लियर है? कब बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा ये जरा अपने दिमाग में रखोगे तभी डीलोकलाइजेशन समझ पाओगे, और नहीं तो नहीं समझ पाओगे। कब बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। ठीक, अगला पॉइंट ये है बेटा कि लेट सपोज ये एक एटम ए है, साथ में एटम बी है, साथ में एटम सी है। यहां है डबल बॉन्ड और इस वाले एटम के पास लोन पेयर है। ए एटम, बी एटम, सी एटम। ध्यान से देखिए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस समय की फोटो में सी के पास क्या है? लोन पेयर। सी कार्बन नहीं है, ये एक जनरल मैंने एबीसी 3 नाम लिए है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, सी लोन पेयर है। डन। अब मैं कह रहा हूं कि ए और बी का बॉन्ड टूटा और ए और बी का बॉन्ड, ये जो मैं अब दिखा रहा हूं ये आपको दिमाग में करना है। ये कभी भी पेपर पे नहीं दिखाया जाएगा, तुम्हें अपने दिमाग में करना है और वो धीरे धीरे समझोगे। ए बी सी, ए बी सी। हाँ भैया, बॉन्ड जब टूटेगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकता है? कि बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं और ए खाली हो जाए, और इसका उल्टा भी हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाए बी खाली। बताओ सी और बी में किस केस में बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? सी और बी में कब बॉन्ड बनेगा? समझ में आया? वेरी गुड। यहां लोन पेयर, ये ऑर्बिटल खाली, तो इन दोनों में बॉन्ड बनेगा। यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आया? अब मैंने सी और बी में बॉन्ड बना दिया। जरा ध्यान से देखना बेटा, जब मैं सी और बी में बॉन्ड बनाऊंगा तो वो तो पाई बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले से था। जो दूसरा बॉन्ड आता है वो पाई कहलाता है। ये पाई बॉन्ड बना और उस समय ए के पास लोन पेयर आ गया। उस समय ए के पास लोन पेयर आया। क्या यहां तक की गणित आपको समझ में आई? और यहां तक की गणित में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो क्या हुआ। वेरी गुड निशिका, क्लियर है मतलब? ठीक है, तो ए और अच्छा एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, क्या हुआ बेटा? ए के पास लोन पेयर आ गया। ए का क्या हुआ इन्होंने पूछा था, तो ए के पास लोन पेयर आ गया। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। बुक्स वाले या रेजोनेंस किसे कहते हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, आपको ये जो मैंने नीचे लिख के दिखाया था ना, दिस वन, ये चीज नहीं दिखानी है। ये चीज आपको एग्जाम में नहीं दिखानी, ये नहीं दिखाई जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ के लिए मैं इसे दिखा रहा हूं। खाली तुम्हें समझ में आए इसलिए दिखाया। एग्जाम में क्या दिखाना है, वो जो तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए वो क्या है। ये वाले लोन पेयर इनके, सॉरी, ये वाले लोन पेयर ये इनके बीच में जाते हैं। ये वाले लोन पेयर कब बीच में जा सकते हैं? ये लोन पेयर है, जब यहां का ऑर्बिटल खाली होगा तभी तो जाएंगे। तो ये जब इनके बीच में जाएंगे, ऑर्बिटल खाली करवाना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर यहां चला जाएगा। तो ये कर्व्ड एरो दिखाने हैं। ये वाले लोन पेयर बीच में कहने का मतलब पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अबे ये पाई बॉन्ड तभी बना पाएगा, ये फुलफिल्ड है तो ये खाली हो, और इसे खाली करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजा, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाने हैं, और ये जो मैंने तीसरा बनाया था ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है। ये वाला स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाना है। हमें तो भैया स्ट्रक्चर नंबर 1 दिखाना है और स्ट्रक्चर नंबर 2 दिखाना है। क्या बेटा स्ट्रक्चर 1 और 2 में कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है? ठीक है, बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर 1 और 2 में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बना लेंगे ऐसे? यस सर। हाँ, एक बच्चे ने ये पूछा है अभी, इसे ऐसा कर ही क्यों रहे हो भैया, कर ही क्यों है? अब हुआ क्या है, एक बार ध्यान से सुनना और समझना क्या कहना चाहते हैं। पंखा है, पंखा, फैन,
तुम्हारे ऊपर अगर लगा है तो देख लो। तो ये फैन में कितने ब्लेड्स हैं? 3 विंग्स, 3 है, कोई डाउट नहीं। पंखा जब चलता है तो विंग्स कितने हो जाते हैं? कॉमन सेंस 3 ही रहते हैं, कोई विंग्स कम थोड़ी हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत तेजी से चलता है तो उसके बीच का गैप नहीं दिखता है ना, वो कंटिन्यूअस होते हुए दिखते हैं, लेकिन विंग्स तो 3 ही रहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो स्पेशली ऐसे कंपाउंड में उन्हें प्रॉब्लम क्या आई कि यहां तो सिंगल बॉन्ड है, तो प्रॉपर्टीज यहां सिंगल बॉन्ड की आनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम आ रही थी। मतलब यहां जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की वो नहीं आ रही थी, उससे कम आ रही थी। ऐसे ही ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही थी। दैट मीन्स तब वो समझ गए कि ये 100% यहाँ डबल नहीं है और 100% यहाँ सिंगल भी नहीं है, यानी ये वाले बॉन्ड इंटरचेंज हो रहे हैं, कभी यहां डबल कभी यहां डबल। देखो कभी बी और सी में डबल, कभी ए और बी में डबल, यानी ये बॉन्ड लगातार इंटरचेंज होते जा रहे हैं और इसीलिए प्रैक्टिकली ये वेव पॉइंट आए। तो अब हमें ये प्रूफ करना हुआ कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें कभी कभी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया और इसी को क्या कह दिया गया है? रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इज मीजोमेरिक? जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड कभी है और कभी नहीं, यानी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और जब भी पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होगी उसे हम कहेंगे डीलोकेलाइज हो गया। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डीलोकेलाइज हो रहा है। एक सेकंड बच्चों है, ठीक है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होना मीजोमेरिक इफेक्ट है। सरल भाषा में फिर एक बार चेंज करते हैं। हाँ बेटा आराम से देखिए, 10 बार देखिए, कोई दिक्कत थोड़ी। ये देखिए इन्होंने कहा इसको दोबारा दिखा दीजिए, कौन सी वाली फिगर कह रहा है भाई? ये थोड़ी यही कह रहा होगा, इसके में जो मिटा दी वो कह रहा होगा। अभी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी देख लेना, अभी से अभी देख लेते हैं डाउट भी, ठीक है। मान लीजिए ये 5-6 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये अब ज्यादा नाटक ना कर, खड़े हैं बैठे हैं, ये 5-6 लोग मौजूद हैं, ये ऐसे ये ABCD ये है, मान लो ये कोई SK है, ये कोई MD है, नाम ऐसे रख रही है मैंने, ये अपनी जगह पे बैठे हैं और ये गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है पासिंग द पास। समझ में आया? तो पासिंग द पास में क्या होता है, कोई एक चीज यूजुअली इंडियन लेवल में कुशन होता है, वो कुशन इधर से लिए जाता है, इधर दे दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेम से तुरंत आउट होना चाहते हैं, तो वो कैसे नाटक करते हैं आपको याद होगा, वो चाहते हैं कि जब भी गाना रुके तो वो कुशन उन्हीं के हाथ में दिखे, तो वो क्या करते हैं आपको याद होगा क्या, कि इधर वाले से तो तुरंत छीन लेते हैं, फिर इधर वाले से कहते हैं चाहिए, लोगे, पकड़ना, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ज्यादा टाइम अपने पास कुशन रखते हैं, फिर देना ही पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं गेम अप टू एंड खेलना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर बाई चांस मतलब म्यूजिक के स्टॉप होने पे उनके हाथ से भी कुशन है तो भी मुकर जाते हैं, मैंने तो दे दिया था, मेरे हाथ में तो नहीं, इधर से लिया, एक एक सेकंड में फेंक देते हैं, और अगर गाना उस सेकंड में भी रुक जाता है ना तो लड़ने लगते हैं, हट मैंने छोड़ दिया, मेरा नहीं, तुमने टच कर लिया, ऐसा होता है। मतलब रेजोनेंस में भी अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे, चार्जेस जाएंगे, तो कई स्ट्रक्चर में चार्जेस ज्यादा देर तक रुकेंगे, कई में कम देर तक, मतलब जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी यही वाला एग्जांपल एज इट इज लगाना है। कुशन घूम रहा है, कुशन कौन है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, वो गाना जैसे चल रहा है घूम रहा है। जैसे गाना रुका, मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने नोट करने के लिए कोई चीज ऐड की, एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उस मोमेंट पे पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है, वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं, तो बहुत चांसेस ये हैं जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करो तो वही स्ट्रक्चर दिख जाए या उसी स्ट्रक्चर से रिएक्शन हो, और वो स्ट्रक्चर बहुत कम दिखेंगे जो कम स्टेबल है, मतलब चार्ज उनके ऊपर आते ही हट जाता है तो वो कम दिखेंगे। इज इट क्लियर? तो कुशन लगातार घूम रहा है, आपको ये
याद आ रहा है? SK MD, ठीक है, क्वेश्चन लगातार चल रहा है यहां से यहां और फिर गाना चला दिया, कोई भी गाना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, है ना, गाना याद आया? रेजोनेंस, मीजोमेरेज सिमिलर है बेटा, बस ये है कि रेजोनेंस में एक कंडीशन नहीं होती जिसे कहते हैं अल्टरनेट या कॉन्जुगेट। मीजोमेरेज में एक कंडीशन है जो अभी पढ़ाऊंगा कॉन्जुगेशन की। रेजोनेंस में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट बोथ आर सेम। ये एग्जाम्पल मैंने रेजोनेंस में भी दिया था, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें याद आ गया होगा। तो ये एसके कौन है? एक पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी है, तुम्हारे पापा के टाइम की होगी, वो बता देंगे। उनको अगर तुमने एग्जाम्पल दिखाया ना और ये गाना सुना है, तुरंत बता देंगे कौन सी पिक्चर है, कौन हीरो है कौन हीरोइन है। तो एक बाबा आदम के जमाने की पिक्चर थी जिसमें एक हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित से मत कह देना जाके, नहीं तो वो मेरी जान ले लेगी, कहेगी अच्छा तू मुझे बाबा आदम के जमाने की हीरोइन कह रही, ठीक है, खुद ताजमहल हो रही है और हमें बता रही है। फिलहाल ये माधुरी दीक्षित थी। तो भैया ये कौन हुए दूसरे? ये एक पिक्चर थी हम आपके हैं कौन, उसका एक सीन था, उसमें ये क्वेश्चन लगातार रोटेट कर रहा था, है ना, और उसमें ये सलमान खान और ये माधुरी दीक्षित थी, ठीक है, और ये क्वेश्चन रोटेट कर रहा है, लास्ट में यही दो रह जाएंगे। तो कॉमन सेंस है, तो मालूम है खिलाड़ी तो यही दो हैं, बाकी तो सब ठीक है बाराती हैं। चलिए, पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं उसको, जो एक बच्चे ने पूछा वो दोबारा बता रहा हूं, उसका इसमें क्वेश्चन है कुछ, मैंने जानबूझ के अब इसको केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में चेंज कर दिया है। बच्चों, केमिस्ट्री में ये वाला ग्रुप कहलाता है विनाइल, है ना, और क्लोरीन लगी है तो विनाइल क्लोराइड। ये शब्द घरों में कई बार बोला जाता है, भले उन्हें पता हो ना हो, ये वो है, कहते हैं ना हमने विनाइल की शीट लगवाई है, हमने विनाइल से फ्लोरिंग करा दी है, ये वही विनाइल है। और ये क्लोराइड है, कई लोग घर पे कहते हुए दिखते हैं, हमारे यहाँ पीवीसी के टैंक हैं, पीवीसी के पाइप हैं, तो यही विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमर बनाया जाता है तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है, वही पीवीसी कहलाता है। तो जो पीवीसी की फ्लोरिंग, पीवीसी के पाइप, वो विनाइल ही है, ये रहा वो विनाइल। बच्चों, क्लोरीन में लोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से समझो, क्या आपको अगला पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे बिना बोले? मैंने इस बार चार्जेस दिखा दिए हैं, चाहे इसको ऐसे दिखाएं। चार्जेस आपको कॉमन सेंस से या धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस आता है। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ बेटा, डाउट पूछो, जिसको भी डाउट था, एक बच्चा पूछ रहा था ना उस समय। हाँ बेटा, आ गया समझ में, वेरी गुड। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बाकी बच्चों को भी क्लियर है? ये जो मैंने इस समय दिखाया है लोन पेयर का मूवमेंट, ये क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है? हाँ, ये इफेक्ट का नाम था परमानेंट इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट वो होते हैं जो हमेशा होते रहते हैं। हमेशा होते रहते हैं तो कोई आए या ना आए, ये हमेशा इन दोनों में रहेगा। वो बात अलग है, ये न्यूट्रल है तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी आप रिएक्शन करोगे तो 90% ये चांस है, 10% इसके चांस है, बट ये दोनों हमेशा रहते हैं, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। क्लियर है? सही सही बताना क्लियर है नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसे ये समझ में आया है, अन्यथा होगा ही नहीं तुमसे। सही सही क्लियर है, ठीक है बेटा। ये मैंने अगला क्वेश्चन लिख के दिया है। अब मैं देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है। ये बेटा 6 कार्बन की रिंग है जिसमें ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और जे मैं यहाँ Cl पे, वैसे तो एग्जामिनर नहीं दिखाएगा, आपकी हेल्प के लिए लोन पेयर दिखा रहा हूं। चाहे लोन पेयर 3 दिखाऊं चाहे 5, मूव एक ही करता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। बनाओ बच्चों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके,
पहला स्ट्रक्चर मैंने आपकी हेल्प के लिए बना दिया है, ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। देखिए, जो बच्चे समझना चाहते हैं समझ लीजिए। पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि हमने ये वाले लोन पेयर यहां इनके बीच में भेजे, लेकिन ये लोन पेयर तभी बीच में आ सकते हैं जब यहाँ का कोई ऑर्बिटल खाली हो। ये ऑर्बिटल खाली करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे यानी इस पॉइंट पे आएगा, और इसलिए जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ आ गया प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज या लोन पेयर। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये बॉन्ड बीच में आके डबल बॉन्ड हो गया। मैंने इसमें अभी कुछ भी नया नहीं किया है, अभी बिल्कुल पिछला वाला ही रिपीट किया है। बस आपकी रिंग दिखाई है तो बच्चों को पता नहीं क्यों रिंग में ना अपने 0 नंबर दिखने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने रिंग दिखा। मैंने कोई इसमें, अगर आप इतनी चीज पे फोकस करेंगे तो ये पुरानी वाली ही है, लेकिन वो रिंग नीचे बनी हुई ना 0 नंबर अपने आप दिख रहे हैं। हाँ भैया, क्या रेजोनेंस आगे होगी? मतलब क्या ये नेगेटिव चार्ज और आगे जा सकता है? टेल मी। वेरी गुड। ये देखिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आगे भी एक पाई बॉन्ड है, वो उठ के यहां आ जाएगा, और जैसे ही वो पाई बॉन्ड उठ के यहां आएगा ये ऑर्बिटल खाली, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आगे जा सकता है, और जब ये आगे जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पहले की तरह, और यहां लोन पेयर आएगा। क्या समझ में आया? क्या ये कर्व्ड एरो क्लियर है? क्या ये नेगेटिव चार्ज और आगे जा सकता है? बोलिए। वेरी गुड, ये नेगेटिव चार्ज एक बार फिर आगे जा सकता है। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये यहां जब आया और ये यहां, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो इस स्ट्रक्चर को भी हम चाह रहे हैं बोर्ड पे ही आपको दिखा दें। चलिए कोशिश करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? तुमसे कहा था तुम आओ यार। ओके। ठीक है, चलो अब अगला स्ट्रक्चर मैं यहां बना लूंगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आगे गया तो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर मूव कर सकता है? वेरी गुड। ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां, ठीक है। तो आखिरी स्ट्रक्चर एक और बनेगा, है ना। अरे भैया अब इस पे तो जगह है ना, तो वही तो कर रहा है। हाय लाला, जे लो, अब इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अब ये हो गया पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ एक दूसरे के रिवर्स हैं, पाई बॉन्ड उल्टी पोजीशन पे। क्या पांचों स्ट्रक्चर देखिए, क्या समझ में आया? रेजोनेंस हो रही है। अब मैं इसका रट्टाफिकेशन डायलॉग भी बताऊंगा। जो सारे बच्चे रटते हैं वो सभी रटते हैं, तो आपको भी याद हो ही जाएगा, बट कोशिश करिए ये एक्सपेरिमेंटल तुम्हें समझ में आए कि कब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कब नहीं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन कब कब मूव कर सकता है? इन्हें डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में दो, मतलब जो भी एरो लगेगा उसके दोनों तरफ हेड्स दिखाएंगे, डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे। और ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। नेचर में क्या चीज एग्जिस्ट करेगी? नेचर में ये बॉन्ड लगातार घूमते रहेंगे, और लगातार घूमने को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, और अगर आप ध्यान दें तो मैंने 3 जगह नेगेटिव चार्ज दिखाया है, एक जगह पॉजिटिव दिखाया है। तो इन तीनों पे नेगेटिव दिखाया है, यहाँ पे पॉजिटिव। वो स्लो एंड ग्रेजुअल समझ में आएगा, लेकिन अभी पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन मूव करना आपको आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करिए, अब आप स्ट्रक्चर, मैं इसे मिटा देता हूं, दोबारा आप इसको अपने आप अपनी कॉपी पे बनाने की कोशिश करिए। ओके, सेम अभी आप इसी पे प्रैक्टिस करिए और सारे स्ट्रक्चर बनाइए पांचों। क्या बन रहे हैं या नहीं, फिर कहां कहां चार्जेस आ रहे हैं, ट्राई टू शो योरसेल्फ, अपने आप करने की कोशिश करिए।
बोलो बच्चों, क्लियर है? गुड। बाकी बॉन्ड बेटा अपनी जगह रहते हैं, उनको नहीं। और Cl का क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे भेजा तो Cl पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो सेकंड स्ट्रक्चर में Cl पे प्लस भी दिखाना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। सारे बताइए, 500 बनाइए, एक तो बोर्ड पे बना है तो 4 और बनाइए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आज इतना ही रख रहे हैं, कल इसे एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। बच्चों कल के लिए एक बार फिर अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, जो बच्चों को नहीं याद है या पता है फिर से बता दे रहा हूँ। बैच हमारे वही है, 2 to 3 भी है, वही 2:15 to 3 और 5 to 6 भी है आज की तरह ही। बट द डिफरेंस इज दिस, टॉपिक्स आर रिवर्स। कुछ दिनों के लिए बस टॉपिक रिवर्स कर रहे हैं। 2 to 3 में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और 5 to 6 में जो भी टॉपिक चलेगा हाइड्रोजन और एस ब्लॉक और वॉट एवर वो करेंगे। कल तो अभी हाइड्रोजन ही बचा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन है हमारे कोर्स में, एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13-14 है खाली, तो हाइड्रोजन फिनिश हो गया तो एस और पी मेनली रह जाएगा। और ऑर्गेनिक में भी 2 ही चैप्टर है हमारे कोर्स में, एक जीओसी है और एक है हाइड्रोकार्बन। बट ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 12th में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर इस स्पीड से चलेंगे, और आप चाहेंगे तो मैं जल्दी भी करा दूंगा, लेकिन उसमें फिर आपको 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी, रट्टाफिकेशन, स्पेशली इंडक्टिव मीजोमेरिक। ठीक है, तो कल के टाइमिंग सेम बट टॉपिक रिवर्स, और बाकी आपको मैं उस पर दूंगा ही। ठीक है, रिकॉर्डेड तो मिलेगा मिलेगा, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय।